ओम शांति। अनुभव की श्रृंखला में आप सभी भाई बहनों का मैं ब्रह्मा कुमारी प्रियंका आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ओम शांति। आज बहुत ही विशेष सत्र है ये अनुभव की। आप सभी देख पा रहे होंगे कि हमारे साथ उपस्थित है हमारे बहुत ही आदरणीय ब्रह्मा कुमार राजयोगी रोहित भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। तो आप सब भी आश्चर्य कर रहे होंगे कि हर समय आपने देखा है कि भाई जी काफी भाई बहनों से सवाल पूछते हैं, उनके अनुभव रिकॉर्ड करते हैं और हमारे सामने रखते हैं। पर आज ये हमारा भाग्य है कि आज सवालों के घेरे में स्वयं भाई जी है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है भाई जी आपके ये ओम प्रोग्राम में। शांति। ओम शांति। तो इस प्रोग्राम में, इस सत्र में आज हम जानेंगे, आपको भी संकल्प आया होगा कि कैसे हम भाई जी ने भी 31 वर्ष से इस आध्यात्मिक जीवन में समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज में। तो उन्होंने भी बहुत अनुभवों के खजाने इकट्ठे किए होंगे, साथ साथ वो पुरुषार्थ कैसे कर रहे हैं और उनका जो व्यक्तित्व है इतना रौनकदार। भाई जी, मैं आपके नाम के मीनिंग को रिसर्च कर रही थी, तो बहुत ही सुंदर मीनिंग है रोहित नाम का। ये है सुबह सुबह की सनराइज, मतलब सूर्य की पहली किरण, वो जो लालिमा आती है। तो जिस प्रकार इनका नाम है, हमने देखा है, अनुभव किया है कि भाई जी जहाँ भी सेवा स्थान में रहते हैं वहाँ वो रौनक, वो मिलनसार, वो उमंग उत्साह अपने आप वातावरण में फैलता है। तो आज इस सत्र में हम ये भी जानेंगे कि भाई जी अपने ये इस व्यक्तित्व को किस प्रकार हर दिन निरंतर रख पाते हैं। तो ये तो बहुत ही जो सरल चित व्यवहार इनका है, तो ये आप सबको भी बहुत मजा आएगा कि हम सभी जान पाएंगे भाई जी आज आपके जीवन के बारे में, कि आपने तो बहुत सवाल पूछे हैं सभी भाई बहनों को और अनुभवों को इकट्ठा किया है, पर आज हम आपके बारे में जानना चाहते हैं। तो चलिए ज़्यादा डिले ना करते हुए हम शुरू करते हैं, भाई जी के बारे में जानते हैं। तो भाई जी शुरू करते हैं बचपन के बारे में। अगर आप बचपन में किस प्रकार के थे और परिवार कैसा था आपका, और किस परिवार कहाँ स्थान में जन्म हुआ और कैसे थे आप, थोड़ा बचपन के बारे में बताएं। जी, सर्वप्रथम प्रियंका बहन आपका भी दिल से धन्यवाद। ओम शांति। और सचमुच ये भी सुंदर अनुभव है कि मैं अभी तक तो लोगों से ही प्रश्न पूछता हूँ, लेकिन आज मुझे इस एक प्रकार से नहीं कटघरे में खड़ा किया जाता है कि भाई आपको भी कुछ प्रश्नों का जवाब देना है, और बहुत अच्छा भी लग रहा है। और आपका पहला प्रश्न जो मेरा बचपन, लौकिक और कितने हम भाई बहन हैं लौकिक में, कहाँ मेरा जन्म स्थल है। छत्तीसगढ़ जो मध्य प्रदेश से डिवाइड हुआ है, अलग हुआ है, और छत्तीसगढ़ एक मध्य भारत में आता है। काफ़ी नाम सुने होंगे, लगभग 25 वर्ष। ये जो छत्तीसगढ़ का जो इस वर्ष है, वो इस वर्ष छत्तीसगढ़ की सिल्वर जुबली है। आप सबको बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे इस छत्तीसगढ़ की सिल्वर जुबली के कारण से रायपुर जो राजधानी है वहाँ पर नया विधानसभा भवन बना है, और उस विधानसभा भवन का उद्घाटन करने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अभी 1 नवंबर को वहां पहुंच रहे हैं। और ये भी खुशी की बात है भाई बहनों कि वहां पर जो विधानसभा परिसर में, विधानसभा का जो क्षेत्र है, नया विधानसभा, वहां पर ही ब्रह्मा कुमारी का एक बहुत विशाल सेंटर बना है, उसका भी उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि छत्तीसगढ़ मेरा लौकिक जन्म स्थल है, और छत्तीसगढ़ में रायपुर के पहले एक शहर पड़ता है राजनांदगांव, और राजनांदगांव जो जिला है, और वहाँ का जो विधायक हुआ करते हैं वो डॉक्टर रमन सिंह, जो 15 साल तक वहाँ के मुख्यमंत्री रहे। वर्तमान समय आप वहाँ के विधानसभा स्पीकर हैं और बाबा के ज्ञान को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। तो राजनांदगांव जिला में एक छोटा सा गाँव, राजनांदगांव के बगल में एक छोटा सा गांव, और गांव का नाम बैगा टोला, गांव में ऐसे नाम होते हैं, बैगा टोला करके गांव है, वहाँ मेरा जन्म हुआ है। हम बचपन में लौकिक में हम 3 भाई और 2 बहनें, माताजी और पिताजी। तो पिताजी तो बहुत बचपन में ही शरीर छोड़ दिए थे मेरे, माताजी की ही पालना में हम पले। और 2 जो बड़ी बहनें लौकिक में प्रियंका बहन, उनकी मैं जब छोटा था तभी उनकी शादी हो चुकी थी। तो हम 3 भाई और माँ, हम बचपन से, छोटे हैं? मैं बीच का हूँ, मैं बीच का हूँ, मेरे से एक बड़े और एक छोटे।
तो मैं बीच का हूँ। और लौकिक में जैसे घर में भी सब काम माता जी का सहयोगी मैं बचपन से करता था, क्योंकि बड़ी बहनें शादी होके जा चुकी थी। तो मैं बता देना चाहता हूँ, हमारी मम्मी कभी कभी मजाक से बोलती थी कि ये भगवान ने गलती से इसको लड़का बना दिया है इसको तो लड़की होना चाहिए था, क्योंकि जो लड़कियां जो काम करती घरों में, सहयोग देते थे आप माता जी जी के जी जी, झाड़ू पोछा पानी भरना, इवन हमारे घर में जो गाय भैंस, गांव है तो रहता ही है, उनका जो गोबर उठा करके बाहर निकालना, पानी भर के लाना, पुताई करना, मतलब सब काम एज इट जो भी बहनें काम करती वो सब काम मैं किया करता था, छोटा तब से ही। तो इस तरह से मेरा बचपन बीता, और बचपन से ही धार्मिक रुचि रही है। रामचरितमानस का पाठ किया करता था, शिव जी का उपासक बचपन से बन गया था। और पढ़ते पढ़ते बाबा का ज्ञान तो मुझे बहुत बाद में मिला, लेकिन मैं लौकिक में डबल ए में पॉलिटिकल साइंस, जी डबल ए में पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी दोनों विषय मैंने एमए किया है। एमए करते करते ही मुझे बाबा का ज्ञान मिला, और ज्ञान मिलते ही जैसे मैं एक प्रकार से संकल्प आया कि मुझे इस मार्ग को अब जीवन के लिए आगे बढ़ाना है। तो जो आपके भाई हैं दो, जी। और तो उनमें और कोई ज्ञान में चलता था? सभी ज्ञान में है प्रियंका ज्ञान बन, में। ये खुशी की बात है भाई बहनों कि हमारे परिवार में सबसे पहले मैं ज्ञान में आया, मेरे बाद वो तो बहुत लंबी लीला है, लंबी हो जाएगी ये एपिसोड, नहीं सभी तो कोई ज्ञान में है। सभी ज्ञान में है। बड़े भाई ज्ञान में है, छोटा भाई कुमार है, सेंटर में ही पूरा समय समर्पित रूप से सेवा देता है। बड़े भाई की कन्या एक बेटी समर्पित है, और बुआ जी के परिवार से 2 कन्या समर्पित है। मेरी लौकिक चाचा बुआ, ऐसे करीब हमारे लौकिक परिवार से 35 लोग बाबा के बच्चे हैं, 35 लोग 35 लोग भाई बहन। जी। और घर में ही, बहुत सुंदर बात जी है। घर में ही गीता पाठशाला है, उसमें भी करीब 35-40 लोग रोज क्लास करते हैं। 35 लोग भाई, जी मतलब आत्माएं बाबा के बच्चे हैं। जी जी बहुत जी जी बहुत सुंदर। तो भाई जी, ज्ञान कैसे मिला आपको? आपको सबसे पहले मिला, जी। ये बताइए। हाँ, लौकिक घर में सबसे पहले ज्ञान में मैं ही आया। ज्ञान कैसे मिला उसकी भी एक छोटी सी कहानी है प्रियंका बहन। क्योंकि मैं कॉलेज जाया करता था, तो गांव में तो कॉलेज रहेगा नहीं, राजनांदगांव में कॉलेज है, तो घर से निकल करके कॉलेज जाता था, तो रास्ते में एक छोटा सा कस्बा जैसे, तो वहाँ प्रदर्शनी लगी थी ब्रह्मा कुमारीज की। तब तक मैं ब्रह्मा कुमारीज को नहीं जानता था। तो कुछ लोग मुझे बोलते थे कि भाई, क्योंकि बचपन से मैं रामचरितमानस का बहुत पाठ करता था, एक प्रकार से मेरी लाइन जो थी वो धार्मिक लाइन थी, तो लोग मुझे बोलते थे यहाँ जाना चाहिए आपको, ये आपके लायक है। लेकिन मैं वो सफ़ेद कपड़ा में देखता था बहनों को ना, तो मुझे लगता था ये लोग क्रिश्चियन लोग हैं, ये लोग क्रिश्चियन लोग अपनी मिशनरी का प्रचार करने आए हैं। तो प्रदर्शनी पूरी हो गई, मैं गया नहीं। फिर एक मेरे दोस्त के घर में ही गीता पाठशाला चालू हो गया। वो कितने साल थे आप ये मैं 87 की बात है, 87 में, उस समय एमए कर रहा था मैं जी। कितने वर्ष के थे आप? मैं उस समय लगभग 20 20 भाई। 19-20, हाँ 19-20 का ही था, बहुत छोटेपन में। मैं बताना चाहता हूँ, मैं उस समय हम जब पढ़ते थे तो +2 नहीं था, अच्छा। 11th ही हायर सेकेंडरी था। ओ, हाँ, अच्छा। 9, 10, 11 आज अब जो चालू हुआ है ना 10+2, तो हमको 10+2 करना नहीं पड़ा है, 11th के बाद सीधा कॉलेज। अच्छा। जी ऐसा था, तो 1 साल हमारा वैसे ही बच गया था। हाँ, फिर? जी। तो हम ज्ञान में आए, उसके बाद ज्ञान कैसे मिला मुझे, एक घर में गीता पाठशाला चालू हो गया, तो मुझे बहुत फोर्स किए, नहीं आपको जाना चाहिए। तो मैं गया गीता पाठशाला, तो लाल लाइट जल रही थी, लाल लाइट जल रही थी। एक दीदी वहाँ की, जो अभी पुष्पा दीदी है, आदरणीय पुष्पा दीदी, वो सामने संदल पर बैठी थी और सबको दृष्टि दे रही थी। अब मैं पहली बार गया तो एकदम लाल लाइट, और सब लोगों को देखने लगा क्या कर रहे हैं, तो सब लोग दीदी की आंखें तरफ देख रहे थे, और मुझे लगा क्या देखना है इसमें। थोड़ी देर देखता रहा इधर उधर, फिर सफ़ेद लाइट हो गई। सफ़ेद लाइट हुई तो बाबा की मुरली, अब ये भी नहीं पता था मुरली है। तो पहले दिन ही बाबा ने मुरली में कहा, बच्चे ये भक्ति पूजा पाठ का जो करते हो, इससे मैं भगवान नहीं मिलता हूँ, इसका फल देने में आता हूँ, भक्ति का फल देने में आया हूँ, इसलिए भक्ति पूजा पाठ जो करते हैं इससे तुम नीचे उतरते आए हो। तो वो बात मुझे बहुत अच्छी लग गई, क्योंकि मैं शिव जी का उपासक था, और रोज मंदिर में जाके जल चढ़ाता था, घर में अगरबत्ती चलाने की ड्यूटी मुझे रहती थी। मैंने कहा आज के बाद भक्ति नहीं करूँगा। मुरली सुनते ही जैसे मैंने भक्ति छोड़ दी। तो भक्ति का फल जो बाबा देने हैं, जी। ज्ञान, वो आपको बहुत वो बहुत प्रिय लगा, लेकिन ये अब तक मुझे पता नहीं था पहले दिन ही कि ये बाबा की मुरली है या ब्रह्मा कुमारी। मुझे ये लगता था मैं दीदी बोल रही है, कि दीदी अच्छी बात बोल रही है। फिर मैं घर चला गया, घर में जाकर के पूजा पाठ बंद। पहले दिन से लड़ाई चालू कि ये क्या कर रहा है। हाँ, दूसरे दिन मुरली सुनने आया, तो दूसरे दिन बाबा ने बोला, बच्चे खान पान बहुत शुद्ध रखना है। कोर्स नहीं किया? कुछ नहीं किया, आज तक नहीं किया।
ओके, आज तक कोर्स नहीं किया जी। तो दूसरे दिन मुरली सुनने गया, तो मुरली जैसे बाबा ने बोला कि बच्चे खान पान को शुद्ध रखना है, तो और तो कुछ मेरी बुरी आदत नहीं थी, लेकिन दोस्तों के साथ चाय पी लेना, पकोड़ा खा लेना, ये था। तो उसके बाद फिर एक दोस्त ने कहा चलो चाय पीते हैं। नहीं नहीं, मैंने कहा वो ब्रह्मा कुमारी दीदी ने मना किया है। मना हम सब चीज़ें दीदी के ऊपर डाल देते थे। तीसरे दिन मुरली सुनने आया, तीसरे दिन कहा बाबा ने कहा कि बच्चे फिल्म दोजक का द्वार है। तो ये मेरी मेरी बुरी आदत थी कि मैं फिल्म जरूर देखता था मतलब मुझे लग रहा है कि आपके मुरली भी बाबा आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड जी। करके तो चला रहे तीसरे दिन ही मैंने फिल्म देखना, बाहर निकलने बाद कान पकड़ा और आज के बाद फिल्म नहीं देखूंगा। 87 के बाद 87 आज तक मैंने कोई पर्सनल फिल्म नहीं देखा है। जो यज्ञ में दिखाया जाता है, सामूहिक रूप से दिखाया जाता है, उसी को देखा हूँ। उस दिन से आज तक, मना 87 से कल आज तक कभी फिल्म नहीं देखा। तो इस तरह से मेरी ज्ञान की बचपन बीता। और उसके बाद तो फिर जो है सब लोग धीरे धीरे करके थोड़ा विरोध हुआ। फिर एक मेरे लौकिक बड़े भाई दीदी से लड़ने भी आ गए, मेरे भाई को बिगाड़ रहा है ये, कौन बहन है। तो बड़े भाई बहुत गुस्से में आया था, लेकिन दीदी ने जैसे दृष्टि दिया तो उसका भी मन शांत हो गया। तो धीरे धीरे बाबा का ज्ञान जो है वो चलता रहा। और बहुत नशा, मैं कह रहा हूँ कि वो जो उन दिनों जो नशा चढ़ा ना, वो नशा थोड़ा सा अभी और चढ़ता नहीं। कई बार मैं सोचता हूँ वो और नशा वापस आ जाए। कई बार बाबा कहते हैं ना बचपन के दिन भुला ना देना, लेकिन वो बचपन की ज्ञान के बचपन के दिन बहुत सब बहुत हर ने- दिन सेंटर जाना। जी हाँ, जी जी बिल्कुल। जी बिल्कुल रेगुलर हो गया उसके पहले बाद दिन फिर से। परिवार वाले भी फिर आने जी सब आने लग गए, माता जी आने लग गई, बड़े भाई भाभी, छोटा भाई, बड़े भाई के बच्चे और दीदी लोग, मेरे लौकिक परिवार वाले सब। जैसे वो लोग बचपन से मुझे मानते थे प्रियंका बनी, ये मेरे गॉड गिफ्ट एक प्रकार से मुझे। भले मेरी उम्र छोटी थी, लेकिन उनको लगता था कि ये सही मार्ग पर है। बल्कि गांव के लोग मुझे ये बोलते थे कई बार कि हमारे गांव का ये देवता है। मना उनको, हमको तो वही पता नहीं था देवता क्या कि होता आप है। धार्मिक थे शायद धार्मिक इसलिए, थे और और लाइन में भी और आपने बहुत सोशल सेवा करता था मैं। अब मैं बता देना चाहता भाई बहनों की, जैसे मान लो गांव में किसी घर में, उन दिनों तो कोई फोन उनका जमाना नहीं था ना, किसी घर में लेटर आता था तो लेटर आया तो लेटर मैं ही पढ़ता था, उसका रिप्लाई मैं ही मुझे करना पड़ता था। कोई बीमार पड़ गया तो शहर से दवाई लाना है तो लाओ रोहित भाई को बुलाओ, वही लाएगा। ये सब करता था। और हमारे गाँव में एक ही पंडित परिवार था, तो वो पंडित जी कहीं चले जाते थे तो किसी की शादी करनी तो भी मैं शादी भी करता था। ये तो अच्छी बात शादी भी करता था और भी किसी करते थे आप। जी 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 सब कुछ करता था। लोग मुझे अभी भी ज्ञानसर में कई लोग पंडित जी बोलते हैं, क्योंकि जब दादी चंद्रमणि जहाँ थी ना तो कंपटीशन होता था, तो कंपटीशन में मैं कई श्लोक वगैरह पढ़ देता था, तो बोले ये तो पंडित जी है, तो कुछ लोग अभी पंडित जी बोलते हैं। तो मैं लौकिक में पंडित नहीं हूँ प्रियंका बहन, लेकिन लोग मुझे पंडित जी बोलते थे, कि आप क्योंकि आगे बढ़ बढ़ के सबको सहयोग सबको देते सहयोग करता था। किसी की शादी हुई, शादी होना है तो उसमें पूरा जोड़ घटाव करना, कितना दहेज आया, कितना क्या आया, रात को 12 बजे तक पूरा नोट करना, लिखना। और किसी घर में कोई बच्चा पैदा हो उसका नामकरण करना। मैंने कई बच्चों का नामकरण किया, वो बच्चे के बच्चे हो गए सब। ये तो बहुत कमाल की बात है तो आपकी। ये अनोखा बचपन मेरा इस जन्म का। बहुत सुंदर। जी मतलब जी देखिए भाई मैंने कितने, मतलब भाई जी मिलनसार, मैं अभी जो देख रही हूँ वो ऐसे ही नहीं थे, उन्होंने बहुत आत्माओं को सहयोग दिया है, जी समय पर काम कार्य आया है, जी इसलिए वो उनका नेचर बना है। हाँ तो भाई जी। ये पहला स्थान आप फिर आपने कब 87 में ज्ञान मिला, 87 में तो फिर जी। कब ये आया आपको कि अब समर्पित होना है, ऐसा कब विचार आया? ये मुझे 6 महीने के अंदर आ गया। 6 महीना मुझे ज्ञान में था भाई बहनों। और मुझे संकल्प आया कि बस मैं अब मुझे जीवन देना है तो भगवान को देना है। भले मेरे बड़े भाई या माता जी कहती थी कि नहीं अभी तो ये बड़ा हो गया, क्योंकि कॉलेज कर रहा था और गांव में जल्दी लोग शादी कर देते हैं, तो इनके लिए शादी किया जाए ऐसा चर्चा भी करते थे। लेकिन मैं ज्ञान में आने से पहले से ही मेरा शादी का संकल्प नहीं आता था। मैं ये कहता था कि जब तक मैं अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाऊंगा, जब तक मैं कुछ कमाने धमाने नहीं लग जाऊंगा, क्योंकि हम दुनिया को देखते थे कि भाई लोग शादी तो कर लिए लेकिन इनका लाइफ सेटल नहीं हो रहा है। तो कई बार मैं ऐसे मजाक मजाक में कहता था नहीं मुझे शादी करना नहीं इस जीवन में, ये संकल्प आपका नहीं। ये विचार था कि कहीं जाके जॉब करूंगा गांव से ये निकल पहला संकल्प था कि मैं गांव से कहीं जा करके और टीचर लाइन पकड़ूंगा, ये मेरा खास। हाँ, मुझे बच्चों को पढ़ाने में बहुत मजा आता था, बचपन में भी कई बार बच्चों को पढ़ाता था, तो मुझे पढ़ाने का शौक रहता था। लेकिन जैसे बाबा का ज्ञान मिला, जो आपका प्रश्न है कि समर्पित होने का संकल्प कैसे आया, कि जैसे ज्ञान मिला बस मुझे एकदम धुन लग गई कि मुझे बाबा को जीवन देना है, बाबा को जीवन देना है। तो मैं अपने सेंटर की दीदी पुष्पा दीदी को मैं कहता दीदी बस मुझे समर्पित होना है, मुझे यहाँ से जाना है। तो हमारा जोन इंदौर पड़ता है, तो दीदी मुझे बोलती थी नहीं अभी चुप रहो, अभी 3 साल तक समर्पित होने का संकल्प नहीं करना। मैंने कहा दीदी 3 साल में विनाश हो जाएगा, सूरज भाई जी का क्लास सुनते रहते थे, विनाश होने वाला है, विनाश होने वाला है, अभी तक तो हुआ नहीं। मैं भाई जी को कई बार बोलता हूँ भाई जी आपने हमारा
समर्पित करा दिया, तो हंसते हैं वो। तो लेकिन ये संकल्प था मुझे समर्पित होना है। और फिर दादी दीदी मना करती थी। तो मैं बता देना चाहता हूँ भाई बहनों कि मैं 1 साल के अंदर, सिर्फ 1 साल ही मुझे हुआ था और मैं इंदौर में समर्पित हो गया। अच्छा, इंदौर सेंटर पे? जी, इंदौर सेंटर पर। अच्छा, फिर आप वहीं रहते थे? वहीं रहा 89 से 88 से लेकर के मैं 94 तक अच्छा, इंदौर में समर्पित 88 रूप से, 94 94 तक। 6 साल। जी, और इन 94 में जब ज्ञान सरोवर बना तो दादी जी ने, बड़ी दादी जी ने कहा कि भाई, सूरज भाई जी को सेवा दिया था कि ज्ञान सरोवर को मिनी इंडिया बनाना है। मिनी इंडिया मतलब एक जगह का नहीं होना चाहिए ज़्यादा, छत्तीसगढ़ से भी हो, मध्य प्रदेश से भी हो, हाँ, महाराष्ट्र से भी हो, बंगाल से भी हो, तो सब जगह से 6-6 भाई को लाना था। तो वो उसमें नंबर हमारा लग गया और हमने वहाँ भाई जी ने आपको? सूरज भाई जी ने सेलेक्ट किया था। वहाँ के हमारे ओम प्रकाश भाई जी अभी तो अव्यक्त हो चुके हैं, वो जोन इंचार्ज थे, उनसे बात करके फिर मैं ज्ञान सरोवर आया 94 से यहाँ पर। जी तो सबसे पहला स्थान जैसे आप सेंटर पे रहे, जी, उसके बाद फिर डायरेक्टली जी ज्ञान सरोवर में। जी जी जी। तो एक प्रकार से मेरी ट्रेनिंग वहीं हुई, इंदौर में मेरी एक प्रकार से ट्रेनिंग हुई। और आज भी मैं बताना चाहता हूँ भाई बहनों को, जो जो हमारा सेवा केंद्रों पर जो सेवा, जो फाउंडेशन डला है, सेवा का फाउंडेशन, वो इंदौर की सेवा आज भी मुझे काम आ रहा है, क्योंकि सब प्रकार की सेवा करनी पड़ती है। आप यहाँ तो चलो हमारी एक डिपार्टमेंट है भाई, चलो साउंड डिपार्टमेंट, बिजली डिपार्टमेंट, किचन डिपार्टमेंट, डाइनिंग, वहाँ ऐसा नहीं रहता। सेवा केंद्रों पर आपको पानी गमला में पानी भी डालना है, तो कोई आ गया, सफाई भी करना है, झाड़ू पोछा भी करना है, क्लास भी कराना है, रिजर्वेशन भी कराना है, किसी को छोड़ने जाना है, किसी को लेने जाना है। इवन हमारा सोने का टाइम टेबल नहीं रहता था। एक भाई मुझे कहता था कि रोहित भाई, मैं 1 महीना तक सेंटर पर हूँ इंदौर में, आज तक 1 मिनट भी आपको सोते नहीं देखा हूँ, क्योंकि लास्ट में मैं पूरा सेंटर का लास्ट में ताला लगा करके सोता था और अमृत बेला का गीत बजाने की ड्यूटी मेरी थी। तो सबसे पहले उठता था और सबसे लास्ट में सोता था। गीत बजता था सुबह का? जी जी जी, अमृत बेला मैं ही बजाता था, फिर आप ही बजाते थे? मैं ही बजाता था। जी। तो फिर भाई जी, ये जो सेवा आपका जो चेंज हुआ, जी, तो वहां पर सेवा आपको स्पेशल आपको पसंद था कि मैं ऐसी सेवा करना पसंद करता, सारे काम करना पसंद? ज्ञान सरोवर में नहीं, वहाँ इंदौर में कुछ आपको, आपका कोई चॉइस नहीं है। मतलब मेरी इंदौर की बात नहीं बोल रहा हूँ, किसी भी सेंटर पर कोई भी भाई बहन जो समर्पित रहते हैं, उसके लिए कोई चॉइस नहीं। आप समर्पित हो गए मना, आपको सब सेवा करना पड़ेगा। सब कोई डिपार्टमेंट नहीं रहता है, सब सेवा करना है आपको, सुबह से लेकर शाम तक। आपको झाड़ू पोछा भी करना है, कपड़ा भी धोना है, किचन में भी सेवा करना है, चाय भी बनानी है, गीत भी बजाना है, मना ऑलराउंडर बनकर रहना पड़ता है। जी जी। भाई जी, फिर 94 में 95 में आप आए? मैं 95 जनवरी। जी। अच्छा, तो फिर यहाँ आके कैसा रहा आपका, यहाँ का सेवा संगठन? हाँ। हद से आप बेहद के घर में आए, वो कैसा अगर शेयर करना जी 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 जी, वो भी बहुत मजेदार कहानी अगर है। आपको लगे कि हाँ मैं तो सेंटर पे था, या आपको मन था सेंटर पे, या फिर मन था कि आप यहाँ भी आए? एक्चुअली ये था कि ये तो बाबा चाहता है तभी होता है। मेरा तो मैंने कभी संकल्प नहीं किया था कि मैं मधुबन में रहूंगा, बल्कि मैं फर्स्ट टाइम जब मधुबन आया था 88 में, तो मैं यहाँ से रोते रोते गया था। फर्स्ट टाइम जब आया था तो माउंट आबू से लेकर आबू रोड तक मेरे आंखों से आंसू कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ बाबा के घर से मैं कहाँ जंगल में जा रहा हूँ। इतना सुंदर स्थान है, इतना आनंद है, भगवान का घर है, मेरा बाप का घर है। पांडव बनाया था, बाकी कुछ नहीं बना था। तो लेकिन उस समय ऐसे मन चित में नहीं था कि बाबा को लगा होगा कि बच्चे तुमको तो यहीं रहना है, क्योंकि हर आत्मा के लिए प्लान जो होता है ना, वो बाबा के पास होता है। तो मनचित में तो नहीं था, मैं सच बता रहा हूँ, मेरे ऐसा मन में नहीं था। लेकिन ये ड्रामा ऐसा बना कि वापस में ज्ञान सरोवर आया तो यहाँ बहुत ठंडी, तो क्योंकि इंदौर का क्लाइमेट अलग, माउंट आबू का क्लाइमेट अलग, ज्ञान सरोवर का क्लाइमेट अलग, थोड़ी सी ठंडी में बहुत तकलीफ होती थी। लेकिन सूरज भाई जी कहते थे, अरे नहीं भाई, 2-3 बार चाय पी लिया करो। तो हमको चाय पीने की आदत भाई जी ने डाल दिया। मैं चाय नहीं पीता था पहले, भाई जी ने कहा चाय पिया करो। हाँ, वो खुद भी पीते हैं तो हमको भी पीना आदत डलवा दिए। ठंडी कारण से चाय पीना शुरू कर दिए, और गर्म कपड़े, फिर दादियों का प्यार मिलना शुरू हो गया। शुरू में जब हम यहाँ ज्ञान सरोवर आए तो हाँ जी, उस समय क्या था, ज्ञान सरोवर का किचन चालू नहीं था, तो हम 3 भाइयों की ड्यूटी थी। तीनों टाइम हम लोग पांडव भवन जाते थे और वहाँ से नाश्ता लेके आते थे, भोजन लेके आते थे, रात का भोजन लेके आते थे। भोजन लाना भी है, खिलाना भी है। अच्छा, ये ड्यूटी थी हमारी। तो जी। कितने लोग, कितने भाई बहन थे? यहाँ करीब 2000 लोग,
काम करने वाले, क्योंकि उस समय कंस्ट्रक्शन चल रहा था। अचानक एक 500 लोग लेबर है, चारों तरफ कंस्ट्रक्शन चल रहा था, राजऋषि हाल था, केवल केवल राजऋषि हाल था। और अपना जो हाल है हारमोनी हाल, ये केवल तैयार हुआ था, बाकी बिल्डिंग विल्डिंग तैयार नहीं हुए थे। तो इतने मजदूर लोग यहाँ पर काम करते थे, तो मजदूरों के लिए पूरी सब्जी हम पांडवन से लाते थे। तो इवन बड़ा एक ट्रक था हम लोग के पास, और बड़े बड़े पतीले, उसमें रोज चढ़ाना उतारना। और कई बार हम सवेरे पैदल चलते जाते थे भाई लोग, और ड्राइवर को बोलते थे आप गाड़ी लेके आना। तो बहुत मजा आया शुरू शुरू में। फिर किचन की शुरुआत हुई। हमें इतना मजा आ रहा है ना, हम पहुंच गए उस दिन। कई बार हम पतीला को, यहाँ जो नाला पड़ता है रास्ते में, आपने देखा होगा, पानी भर जाता था। अभी तो वो नाला अच्छा बन गया, वो नाला ऐसा नहीं था। वो नाला ऊपर से नीचे गड्ढा होकर के ऊपर आता था, वो पुलिया था ही नहीं। तो कई बार इतना बाढ़ आ जाता था कि हमको वेट करना पड़ता था पानी कम होने तक का। हाँ, और पतीला ऐसा हाथ से उठा करके पूरा गाड़ी को, कई बार गाड़ी में डालते थे। बहुत मजा आता था, लेकिन बहुत मजा आता था। तो इस तरह से सेवा शुरू हुई। भाई थे आप लोग? हम 3 भाइयों की ड्यूटी थी, और एक हमारे पास ड्राइवर था, एक ट्रक था। तो वो तीनों टाइम हम लोग सुबह, हम यहाँ से 5 बजे 5:15 बजे निकल जाते थे। मुरली वहीं सुनते थे पांडव भवन में, वहाँ से नाश्ता डालते थे, और नाश्ता डाल करके लाते भी थे, परोसते भी थे। उसके बाद फिर यहाँ से 9 साढ़े 9 बजे जाते थे, फिर 11 साढ़े 11 तक आते थे, फिर शाम को 5 बजे जाते थे। ऐसी प्रक्रिया चलती थी। लेकिन जब ज्ञान सर में डिपार्टमेंट की जब बात आई कि यहाँ सेवा कैसे डिवाइड हुआ, जी क्या हुआ? रोटी डिपार्टमेंट चालू हुआ, तो रोटी डिपार्टमेंट में हमारे जो अभी वर्तमान समय संजय भाई है, वो पांडव भवन में ऑलरेडी रोटी में सेवा देते थे। तो उनका तो रोटी में पहले से था। एक और भाई थे, तो मुझे सूरज भाई जी ने बोला कि तुम रोटी में सेवा करोगे। तो मुझे लगा रोटी में क्या सेवा होता होगा, वो तो माताओं बहनों का डिपार्टमेंट है भाई। बेलना तो मुझे, अब बेलना रोटी है, थोड़ा बहुत बेल बेल लेंगे। लेकिन ये पता नहीं था कि वहाँ आटा भी बनाना है, और 5 बजे आना है, फिर गैस चालू करना है, फिर सब माताओं को बुलाना है। बड़ा फैक्ट्री है बाबा का घर तो ना प्रियंका बन, इतना विशाल सेवा है, तभी तो आप देखते ही हैं। बिल्कुल। तो फिर भाई जी ने मुझे बोला रोटी में सेवा करोगे। मैंने कहा हाँ भाई जी, जहाँ आप कहोगे। तो बोले बहुत गर्मी होती है वहाँ पर। कोई बात नहीं भाई जी, थोड़ा गर्मी चाहिए हम लोगों को। तो अभी तो खैर अभी मशीन आया हमारे पास 1 साल पहले। हाँ, तो नहीं तो पहले हम सब हाथ से ही जी। और उसमें सेवा भी बहुत ज़्यादा होती थी, दादी चंद्रमणि रहती थी, ज्ञान सर में बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस हुआ करता था। तो इस तरह से हमारी सेवा चलती रही। और फिर धीरे धीरे करके भाई जी कभी कभी हम लोग को दादियों से मिलाते थे, बड़ी दादी से। उन दिनों जहाँ दादी चंद्रमणि थी, दादी से मिलते थे। और लेकिन दादियों की पालना बहुत बहुत मजा आया है। दादी कई बार ज्ञान, दादियों के साथ कोई ऐसा कोई स्पेशल अनुभव है, या फिर हाँ कुछ पालना के बारे में? दी, एक्चुअली बड़ी दादी की पालना हमें 2 बातें बहुत प्रिय लगी, जो बहुत याद रहता है प्रियंका बन की। कैसे एक घर का मुखिया अपने बच्चों को ध्यान रखता है कि हम लोग जो किचन वाले मेन जो बड़े भंडारे, चाहे रोटी डिपार्टमेंट, सब्जी डिपार्टमेंट, दूध, चाय, उसमें से 10-12 भाइयों को दादी जो है, दादी के सामने हम लोग को बैठना होता था। और सूरज भाई जी जाते थे, और सूरज भाई जी के साथ पहले पिकनिक होता था। पहले जाते ही पहले पिकनिक, चलो इनको खिलाओ पिलाओ भाई, किचन वाले बैठे हैं। तो कुछ पिकनिक होता था, अच्छे खिला, घरेलू जैसे नहीं, घर का मुखिया बैठा है। फिर उसके बाद दादी सबका परिचय पूछती थी, सूरज भाई जी सबको परिचय देते थे। अब हमारी तो थोड़ा हाइट भी छोटी, और छोटे भी लगते थे, छोटे भी थे। तो दादी कहती थी ये कहाँ सेवा करता है। तो सूरज भाई जी बोलते थे दादी ये जो है ना रोटी डिपार्टमेंट देखता है, रोटी डिपार्टमेंट में सेवा करता है, संभालता भी, इनके साथ और भाई लोग रहते हैं। ये पढ़ा लिखा है, मना भाई जी खुद ही परिचय दे देते थे, डबल एमए किए हैं। अच्छा, फिर दादी पूछती थी कोई तकलीफ तो नहीं होती है, कोई टेंशन तो नहीं होता है। हाँ, हाँ पढ़े लिखे और हाँ, ये सेवा। तो हम कहते थे दादी नहीं, कोई टेंशन नहीं होता दादी, बहुत मजा आता है। फिर दादी 2 बातें बोलती थी कि जैसे सीजन पूरा होता था बाबा का, दादी बोलती थी देखो अब सीजन पूरा हो गया ना, जैसे मार्च अप्रैल आते ही देखो धूप आ गया ना, अभी अब सब सामान को धूप दिखाओ, आटा को, बोरी को, और भी चावल दाल है, कुछ मसाला है, सबको धूप में दिखाओ। मैं सोचता था दादी इतनी बड़ी प्रशासिका, इतने यज्ञ को चला रही है, लेकिन कितनी छोटी छोटी बातों को भी ध्यान रखती है, ध्यान रख रही है। तो इस तरह से सारा धूप दिखाओ बोलती थी। तो सीजन शुरू होने से पहले और सीजन के बाद, सीजन शुरू होने से पहले दादी ये बोलती थी देखो बाबा का सीजन पूरा हो गया, अब बाबा के बच्चों का पार्टी अभी पूरा हो गया, अब यहाँ पर नान बिक के आएंगे, क्योंकि विंग का प्रोग्राम शुरू से यहाँ चलता था। तो विंग वाले आएंगे, कोने कोने दिखेंगे, कहीं जाला ना लगा हो, कहीं गंदा ना हो, सब साफ सुथरा करो, कहीं काई वाई लगा हो ना हो, कहीं गंदा ना हो, मतलब कितना इतना ध्यान रखती थी। और दूसरी बात, दादी कई बार अचानक रोटी डिपार्टमेंट में आ जाती थी। फिर रोटी हम लोग, जी आपने सिगड़ी देखा होगा, हम लोग 10 रोटी ऐसे डालते हैं, तवा से निकाल करके बीच में खड़े होकर के तवा में 10 रोटी डालते हैं। तो 10 रोटी दादी बैठ जाती थी। अच्छा, 10 रोटी में कभी कभी 8 फूलते थे।
गिनती करती थी दादी। 8 फूला, 8 फूला 2 नहीं फूला। अच्छा, दादी फिर कभी कभी देखती रहती थी। फिर दादी कहती थी अच्छा 10 फूल गया, तो ताली बजवाती थी। तो इतना उमंग उत्साह, इतना खुशी। तो इस तरह से दादी का बहुत 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 सुंदर सुंदर अनुभव है। जी ये जी हम जी फील कर पा रहे हैं। आज जी अपार्टमेंट में जब रोटियां फूलती है तो अच्छा तो लगता है जी और जी दादियाँ जी ताली बजाती थी। जी जी तो जी जी बहुत सुंदर। जी जी। तो चंद्रमणि दादी के साथ में वो जब यहाँ थे हाँ, उनके साथ में कुछ दादी चंद्रमणि के साथ विशेष अनुभव ये रहा कि दादी जो है ना बहुत योग में बहुत विश्वास करती थी। और मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ, आपको भी प्रियंका बहन, कि दादी रहती थी दादी कॉटेज में, और योग चलता था राजऋषि हाल में। राजनीति। राजऋषि हाल में मॉर्निंग का योग। तो दादी रोज वहां से चल करके आती थी। कहाँ? राजऋषि हाल में। रोज डेली अमृत बेला जितने भाई बहन ज्ञान सरोवर सब वहाँ आएंगे, वो इकट्ठे समझ होते। पाएंगे जी कहाँ दादी कॉटेज है और हाँ, कहाँ और वहाँ रोज पैदल चल के आती थी। और दादी लास्ट 15 मिनट खड़ी हो जाती थी। और दादी चंद्रमणि को आप लोगों ने मुरली में सुना होगा, शेरे पंजाब। शेर पंजाब। शेरे पंजाब बाबा ने टाइटल दिया था शेरे पंजाब। शेरे पंजाब इसलिए क्योंकि जब 1984 में जब दंगा फसाद हो रहा था और वहाँ पर जो आतंकवादियों का बहुत चल रहा था, तो उस समय बाबा के बच्चों का संगठन को बना के रखने में दादी चंद्रमणि का बहुत बड़ा योगदान था। और दिखती भी ऐसी थी, आपने देखा होगा फोटो, अगर नहीं मिले होंगे तो। दादी एकदम शेरे, आवाज़ भी ऐसी बुलंद। और बड़ी दादी की बहुत सहयोगी, बड़ी दादी का जैसे राइट हैंड, दादी के एकदम आज्ञाकारी। तो दादी एकदम खड़े होकर के जब योग कराती थी ना लास्ट 15 मिनट, ऐसा लगता था कोई धरती पर कोई एकदम दुर्गा उतर गई हो, एकदम इष्ट देवी और अष्टभुजाधारी कोई शक्ति अवतार यहाँ ले लिया हो। ऐसे दादी दादी कहती थी जब तक एकदम अनुभव नहीं होगा ना, हिलना नहीं कोई। तो वो जो अनुभव जो दादी कराती थी वो लास्ट के 15 मिनट। जी, लास्ट के 15 मिनट 4:30 से 4:45 दादी खड़ी हो जाती थी और एक एक को दृष्टि दे करके। और बड़ी बात यह थी कि अगर हम लोगों से कोई भूल चूक हो गई, क्योंकि उम्र उस समय छोटे थे, मौज मस्ती भी कर लेते थे थोड़ा, कभी संगठन में कोई भूल चूक भी हो जाती थी, किसी ने कंप्लेन कर दिया, मान लो, या घरेलू बात बता रहा हूँ भाई बहनों, मान लो हम 2 भाई हैं, आपस में कुछ हो गया खटपट, एक ने जाके कंप्लेन कर दिया। देखो दादी का जस्टिस कैसा होता था। दादी बोलती थी अच्छा ठीक है, उसको भी बुलाती हूँ, तो दोनों को साथ। अरे तुम तो पवित्र कुमार हो, तुम तो अंगद हो, तुम लोग तो महावीर हो, तुम्हारे ऊपर तो बहुत बड़े बाबा ने जिम्मेदारी दी है, ये क्या बात है। गले मिलाओ दोनों। गले मिला करके दोनों को एक दूसरे के मुख में टोली खिला करके कई बार मुंह फुला के जाते थे और दोनों गले में हाथ डाल के निकलते थे। ये दादी का जस्टिस था। ऐसा नहीं कि उसने ऐसा कहा तो उसने वैसे कहा, उसको अलग बुलाना, उसको अलग बुलाना, ये हमने दादी को नहीं देखा। मतलब सिर्फ विशेषता और विशेषता, केवल विशेषता। और ऐसे मान लो कोई कभी कभी ऐसा होता था ना कि कुछ बहनें भी थी यहाँ पर, तो बहनें कभी कभी बोलती थी दादी जो भाई लोग ना थोड़ा, एक बार की बात बता रहा हूँ, बड़ी दादी की बात, और याद आ गया मुझे, ये सामने तालाब है रिसेप्शन के सामने, तो तालाब में हम लोग गर्मी दिन में नहाते थे, तो सब खाली रहता था। तो एक दीदी ने बड़ी दादी को कंप्लेन कर दिया, दादी दादी यहाँ भाई लोग ना ये सामने तालाब में नहाते हैं। अच्छा, दादी आई थी यहाँ पर, दादी ने कहा अच्छा मैं देखना चाहती हूँ। तो दादी ने अनाउंसमेंट करवाया किसको किसको तैरने आता है। तो तैरने में हम और रुपेश भाई सबसे माहिर, रुपेश भाई जो अभी समाधान प्रोग्राम करते हैं ना, सबसे हम लोग नंबर 1 थे। तो अनाउंसमेंट हुआ कि दादी जो है देखना चाहती है। दादी को किए थे कंप्लेन कि दादी देखो इसमें नहाते हैं, लेकिन दादी की कितनी बड़ी विशेषता, दादी कॉलेज में खड़े होकर के दूरबीन लगा करके देख रही है किसको किसको तैरने आता है। फिर 1 घंटे तक हम लोग खूब तैरे। फिर दादी ने कहा, दादी मिलना चाहती है सबसे, तो कपड़े अपड़े सब नया कपड़ा पहन करके दादी कॉटेज गए। दादी ने सबको बिठाया, दादी ने कहा अच्छा मैंने सबको तैरते देखा, बहुत अच्छा तैरते हैं आप लोग, बहुत अच्छा तैराक है, सबको टोली खिलाया। लेकिन दादी लास्ट में कहा बस आज लास्ट। तो कितना सुंदर तरीका, कितना सुंदर, कौन ना करेगा, कौन ना करेगा। हाँ जी, तैरा भी दिया, देख भी लिया, और विशेषता भी गायन कर दिया, और टोली भी खिला दिया, और कहा कि आज के बाद लास्ट। तो इस तरह से दादियों की विशेषता थी प्रियंका में, इतना प्यार से, और वो चीज हमें सीखने को मिलता है। ऐसी दादी चंद्रमणि की भी विशेषता थी, मेरे कुमार, मेरे पवित्र कुमार। कौन मेरे कुमार को ऐसे कह रहा है। कितने भाई लोगों का अनुभव है प्रियंका बहन। एक भाई आया था छोटा, अभी है ज्ञान सरोवर में, मैं नाम नहीं लूंगा, अपने दीदी का लेटर लेकर के आया, सेंटर की दीदी का। तो जैसे लेटर यहाँ कुछ बड़े लोगों ने देखा, कुछ लोगों ने कहा नहीं तुम नहीं रह सकते यहाँ पर, तुम कहाँ से लेटर लेके आ गए, फाड़ दिया उसका लेटर। वो गया दादी के पास,
दादी दादी मैं तो समर्पित होने के लिए आया हूँ, लेकिन मेरे लेटर ही फाड़ दिया दादी। तो दादी ने कहा, मेरा पवित्र कुमार, किसी की लेटर की जरूरत नहीं है, बस जाके बोल दो दादी चंद्रमणि रखा है। तो ऐसा प्यार देती थी दादी, ऐसा विश्वास कर दिलाती थी। और आज उन्हीं दादियों के विश्वास के कारण एक साथ 150 भाई यहाँ समर्पित हुए। एक साथ, यह यज्ञ इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक साथ 150 भाई यहाँ पर समर्पित हुए। तो दादियों का तो गाथा अनुपम है, वो अनुभव कर सुनाना चाहूँ तो ये लंबा हो जाएगा। जी 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 बहुत मजा आ रहा होगा जी कि जी किस प्रकार एक एक इंटरव्यू लिंक बनते जा रहा है कि हाँ जी वो यादें सब जी ताजा हो रही है। तो भाई जी, और क्या सेवा संगठन में अगर आप कुछ बताना चाहते हैं, जी। सेवा संगठन में भाई बहनों, कितने भाइयों के साथ में फिर किस प्रकार आपने सेवा में कुछ नया कुछ अनुभव किया या हाँ, फिर और कुछ? मैं जो लक्ष्य रखता हूँ प्रियंका बहन, कि हम संगठन में जितना हो सके हम सबकी विशेषता को देखें। और मैं एक लक्ष्य रखता हूँ खास, कि मैं सुनाना चाहता हूँ भाई बहनों की कि जैसे मान लो हमारे संगठन में कोई बात हुई तो उसको मैं बना के नहीं रखता हूँ। बस आया, कोई बात हुई, आपस में बात करो, भूल जाओ, खत्म करो, आगे बढ़ो। और अगर कुछ हुआ भी तो हर एक की विशेषता देखना, हर एक को गुण देखना। और जितना हो सके संगठन में देखो, संगठन में सबसे बड़ा पेपर जो आता है स्वभाव संस्कार का, सबसे बड़ा पेपर किसी भी संगठन में, चाहे आप जहाँ पर ही 4 लोग रहेंगे, चाहे कमरे में हो, चाहे डिपार्टमेंट में हो, चाहे आप सफर में हो, संगठन में जो सबसे बड़ा पेपर आता है वो है स्वभाव संस्कार। अगर हम एक दूसरे को स्वभाव संस्कार को समझ लें तो आप संगठन में सफल हो सकते हैं। कि मैं ही जहाँ पर झुकना पड़े वहाँ झुक जाओ, जहाँ पर मालिक बन करके बोलना पड़े वहाँ बोल दो, तो आपका संगठन में सफलता मिलती रहेगी और संगठन निर्विघ्न रहेगा। बहुत जी सुंदर भाई जी ने हमें बताया कि कैसे संगठन में रहकर हमें विशेषता जब देखना शुरू कर देंगे तो फिर हमारे अंदर से वो बातें भी धीरे धीरे खत्म हो जाती है जब हमारे अंदर रहती है। तो भाई जी, और तो सेवा स्थान से, ज्ञान सरोवर से हमने देखा है कि आप अलग अलग सेंटर्स में जाते हैं जी और वहाँ पर भट्टियां भी कराते हैं आजकल। जी। तो उसका कुछ अनुभव आप शेयर कर, क्योंकि तो हमने देखा है कि भाई जी शेयर करते हैं तो हम लोग को पता लगता है कि कहाँ भी ट्रैवल जी, करते हैं। ये भी बाबा का वरदान है। प्रियंका बहन और सब भाई बहनों को बताना चाहता हूँ कि देखिए हमारे अंदर तो कुछ ऐसी विशेषता हम नज़र नहीं आता था कि ऐसा भी कभी दिन आएगा कि भट्ठी करने को या कराने को मिलेगा। करण करमहर तो बाबा है। मुझे सबसे पहले आदरणीय सूरज भाई जी 2009 में लेकर के गए थे रायपुर और उस एरिया में। उसके पहले एक प्रकार से जैसे गॉड गिफ्ट मुझे था, क्योंकि बचपन से मैं रामचरितमानस का टीका करता था, तो बोलने की थोड़ी आदत तो थी। जी, हमने क्योंकि एक वीडियो भी देखा था भाई हाँ जब आपने दादी के जी बर्थडे में जी जी दीपावली में आपने वो प्रोग्राम किया था। उस हाँ समय भी आपकी कला को समझ आया जी कि जी तब से जी। आप में है। एक्चुअली वो वीडियो 15 मिनट का है, लेकिन अच्छा, वो मिला ही नहीं। वो 2 मिनट का हम रुपेश भाई रूप बसंत का रोल किए बहुत थे। सुंदर था, बहुत आपने बड़ी इम्पैक्ट दादी, किया था। हाँ जी, बड़ी दादी सामने थी और डायमंड जुबली वर्ष मना रहे थे हम लोग। तो वो सुंदर सुंदर डायलॉग है, वो डायलॉग सारा सूरज भाई जी ने लिखा था और अच्छा, हम लोग सिर्फ उसमें रोल किया था। पर आपने वो कला मतलब पहले से थी जी, ये आपको? गॉड गिफ्ट बाबा ने गॉड गिफ्ट किया था। लेकिन जो जैसे आप पूछ रहे हैं कि भट्टियों का अनुभव, हाँ, तो भट्टी में तो जैसे बाबा ने एक प्रकार से ये विशेषता दी है। और जहाँ भी जाता हूँ मैं 2 बातों का ध्यान रखता हूँ। जो भी मुझे टाइम टेबल दिया जाता है, जैसे मान लो मैं किसी सेंटर गया और दीदी ने मुझे बोल दिया कि रोहित भाई 3:30 बजे योग कराने आना है, माना उस टाइम को मैं बहुत पंचुअल रहता हूँ। टाइम पंच। टाइम पंचुअल, पहली बात। दूसरी बात यह है कि मैं जब मुझे टॉपिक देते हैं कोई भी क्लास का, तो मैं बाबा को बोलता हूँ, बाबा आपके बच्चे हैं, आपके क्लास है, आपका ज्ञान है, आपको जो इनको चाहिए वो आप दे दो। तो मैं बहुत ज्यादा प्रिपेयर होकर के नहीं बैठता। हाँ, मैं वही पूछने वाली थी कि आप हाँ समय कैसे निकाल पाते हैं फिर सेवा के बीच में भट्टियां भी कराना। जी। तो वो समय कैसे निकाला आपने कि प्रिपरेशन करते नहीं है, बस बाबा पे छोड़ देते? नहीं देखो, एकदम से तो नहीं कहूँगा, मैं बिल्कुल प्रिपेयर नहीं करता। लेकिन हमने देखा है जी, अगर हमारी स्थिति अच्छी है, जो आज भी बाबा ने बोला ना कि भले भाषण तो कई कर लेते हैं लेकिन योग में नहीं बैठ पाते हैं, वो चीज़ें हमारे साथ ना हो, कि प्रैक्टिकल कुछ और हो और अंदर कुछ और, वो ना हो कि भाई जो बोलते हैं वो हमको करना भी है। इस चीज़ का ध्यान रखते हैं और इसी चीज़ का प्रभाव पड़ता है। आप भले ज़्यादा मत बोलो, लोगों को ज़्यादा मत सुनाओ बहुत ज़्यादा, लेकिन अगर आप कहीं भी गए हो लेकिन आपका प्रैक्टिकल लाइफ है, जो आपकी दिनचर्या है, जो आपको जिस कमरे में रहने दिया जाए, मैं इसमें नहीं रहूँगा, मुझे तो ऐसा कमरा चाहिए, मुझे मधुबन में ऐसे रहते हैं, ऐसा नहीं। जहाँ गए हो वहाँ जो हमारी दीदियाँ जैसे जो व्यवस्था देती है उसको एक प्रकार से हम स्वीकार करना है, उसको एडजस्ट करना है। और जितना दिन भी रहें हम उन
उन भाई बहनों के पालना का उनको पालना करें, उनकी जो डिमांड है उसको पूरा करें, और उनकी जो क्या इस समय परिस्थिति के हिसाब से, समय सिचुएशन के हिसाब से उनको पुरुषार्थ में क्या सहयोग दिया जा सकता है, इस चीज़ को मैं विशेष लक्ष्य रखता हूँ। बहुत सुंदर। जी और भाई जी, जो ये आपने ये जो अनुभव की श्रृंखला जी शुरू की है, जी प्रोग्राम जी प्रेरणा जी है, जी। तो दादियों का अनुभव तो सब शेयर करते हाँ हैं। हाँ हाँ। आपको ये संकल्प कैसे आया इतना श्रेष्ठ कि जो भाई बहनें आ रहे हैं, जी माताएं आ रही है साधारण सी, जी। उनका अनुभव आप भाई बहनों के सामने समक्ष रखे, हाँ हाँ। इसके बारे में कुछ बताएंगे? मेरे को एक बचपन से स्लोगन याद रहता है कि बड़े तो बड़े, छोटे सुभान अल्लाह, अच्छा। है ना। चलो, बड़े लोगों के अनुभव से सब प्रेरणा लेते हैं, लेकिन कई हमारे भाई बहन जो बाबा बोलते हैं ना, जो स्टेज पर हैं वो बाबा के दिल में नहीं है। कई बार ऐसा बाबा बोलते हैं, और जो बाबा के दिल में है वो स्टेज पर नहीं है। कई बाबा की गुप्त रत्न ऐसे हैं ना प्रियंका बहन, कि वो कभी सामने नहीं आते हैं। कई माताओं का अनुभव आपने भाई बहन जी, मैं बता देना चाहता हूँ, हमारी प्रियंका बहन का भी बहुत सुंदर अनुभव है, हमने रिकॉर्डिंग किया हुआ है। ऐसे कई गुप्त माताएं बेचारी चुपचाप रहेंगे, लेकिन बाबा के प्रति कुर्बान रहेंगे, इतनी सहन करेंगे, इतनी धारणा के लिए अपनी सहन करेंगे, इतना त्याग करेंगे कि मेरा विचार आया था कि भाई चलो, बड़े लोगों को तो सब जानते हैं, लेकिन जो गांव की माताएं या कोई ऐसा आते हैं हमारे पास सेवा में जिनका विशेष अनुभव है, इन अनुभवों को भी भाई बहनों को जानना चाहिए। ये बताना बहुत, ब- सच में ये जी आपने जो शुरू किया था, ये मैंने पहली बार ही, मतलब मेरे अनुसार जी पहली बार ही मैंने देखा था जी जी कि जी जी प्रोग्राम जी इस प्रकार आएगा, जी और बहुत लाभ भी उठा रहे जी हैं, जी जी बहुतों जी को जी बहुत प्रेरणा मिल रही है, जी बहुत उत्साह बढ़ रहा है। जी 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 बहुत जी सुंदर। तो भाई जी, जी। अभी के समय देखते हुए, तो अभी इस समय आप क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं, कुछ आप बताना चाहेंगे कि अभी मैं इस बता समय देना में? चाहता हूँ इस समय भाई बहनों की, देखो, ज्ञान की कोई कमी नहीं है। ज्ञान तो इतना विशाल हो गया है ना, आजकल यूट्यूब किसी भी टॉपिक ऊपर सर्च करो, सब ज्ञान मिल जाएगा आपको। लेकिन जो मेन लक्ष्य है वो है योग। योग। अभी जो हम सबको जो समय का जो डिमांड है ना, या बाबा की जो प्रेरणा है, या बाबा को जो प्रकार से जो चाहता है ना, वो हर बच्चा मेरे योगी बन जाए, क्योंकि योग से ही प्रत्यक्षता होगी। और उसके लिए दो बातें, पहला, अपने जीवन का लक्ष्य बहुत सामने रखें, मेरा जीवन का लक्ष्य क्या है, और दूसरा, व्यर्थ से मुक्त, सब प्रकार से व्यर्थ से मुक्त, लक्ष्य और व्यर्थ से मुक्त। क्योंकि ब्राह्मण जीवन में और ब्राह्मण परिवार में भी व्यर्थ की कमी नहीं है। यहाँ भी कई बाबा के बनने के बाद भी अगर हम व्यर्थ में घुस गए तो फिर निकलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम जितना हो सके अपने जीवन का क्या लक्ष्य है, जैसे दादी हमेशा सुनाई करती थी, जानकी दादी, कि पहली बार जब बाबा के पास आए और बाबा को कहा, बाबा मैं तो बहुत लेट आई हूँ, मेरे लिए समय एक नहीं है। तो बाबा ने कहा, बच्ची अगली दिवाली नहीं आएगी, है ना। और कितनी दिवाली बीत गई। तो ऐसे हम ये ना सोचे कि अभी संगम बहुत बड़ा है, लोग कहाँ कर रहे हैं, अभी कोई पुरुषार्थ कहाँ कर रहा है, ये सब देखते रहेंगे तो हम पुरुषार्थ नहीं कर पाएंगे। छोटे छोटे लक्ष्य बनाए समय अनुसार, छोटे छोटे लक्ष्य, 6 महीने का, 1 साल का, जी, ऐसा लक्ष्य बनाए, 1 दिन का, 5 दिन का। जैसे मान लो किसी कोई विशेष किसी अगर कोई बुरी आदत है, मतलब बुरी आदत नहीं कहेंगे, लेकिन कोई विशेष कोई कमी कमजोरी है, कोई ऐसा संस्कार है, तो आप 7-7 दिन के लिए, जैसे मैं भाई बहनों को आजकल पुरुषार्थ के छोटा सा क्रोध छोड़ने के लिए आपने सुना होगा, क्रोध छोड़ने के लिए 7 दिन के लिए 7 संकल्प बताया करता हूँ। 7 दिन केवल, सोमवार को सोमरस पीना है, मंगलवार को मंगल वचन बोलना है, बुधवार को शुद्ध रखना है, गुरुवार को बाबा से वरदान लेना है, देना है, शुक्रवार को सबका शुक्रिया अदा करना है, शनिवार को क्रोध रूपी शनि से दूर रहना है, और रविवार को क्रोध की छुट्टी। तो ये 7 दिन के ऐसे छोटे छोटे संकल्प करेंगे तो आपका पुरुषार्थ आगे बढ़ता जाएगा। जी, छोटे लक्ष्य को पूरा करेंगे तो वो विजयी होने का भी जी, फीलिंग आएगी। जी 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 जी। तो भाई जी, भाई बहनों के लिए जी, कोई विशेष, जैसे जो गृहस्थ में रह रहे जी, हो, कुमार कुमारी जी, और मधुबन निवासी, ऐसे कुछ आप बताना चाहेंगे पुरुषार्थ के लिए, या फिर जैसे अभी तो बता ही दिया आपने, छोटे जी, लक्ष्य रखे, पर अगर और कुछ ऐड करना चाहें? जी 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 जी। घर गृहस्थ और जो परिवार में रहते हैं, खास करके कुमार कुमारी माताएं, खासकर मैं जब भी भाई जी से मिलता हूँ, सूरज भाई से किसी ग्रुप से मिलाता हूँ पिछले 6 महीने से, तो सूरज भाई जी का एक विशेष आजकल फोकस देते हैं सबको, जो मैं सुनता हूँ, कि जितना हो सके एक तो योग, और दूसरा और कोई हिसाब किताब ना बनाए, योग और कोई हिसाब किताब, कोई नया संबंध ना जोड़े, कोई नया हिसाब किताब ना बनाए। और खास करके घर जो परिवार में रहते हैं उनको आपस में पैसे का लेन देन नहीं करना चाहिए।
ब्राह्मणों में भी आपस में पैसे का लेन देन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो पैसे का लेन देन अपन करते हैं ना, ये हमारे हिसाब किताब भी बनता है और संबंधों में कड़वाहट ला देता है। कि समय ऐसा हो गया है कि जितना हो सके सबसे मिलजुल जुल के रहो, न्यारे प्यारे रहो और अपना फोकस पुरुषार्थ के ऊपर। जी जी। हिसाब किताब ना बनाए, हाँ, पैसों का ध्यान लेन देन रखें। बिल्कुल ना करें। जी। बहुत सुंदर, मतलब ऐसा लग रहा है मैं सुनती रहूं। आपके भाई बहन ऐसा फील कर रहे होंगे कि हम हाँ सुनते ही रहे भाई से। जी बट तो लास्ट में ऐसा कुछ मैसेज या फिर जी कुछ एक लाइन हम सभी भाई बहनों के लिए। जी। भाई बहनों देखो, बाबा का जो पार्ट है या यज्ञ का हम विस्तार रूप देख रहे हैं कि पहले तो ब्रह्मा बाबा मम्मा, वो एक एक पार्ट चला 69 तक, 65 में मम्मा, 69 तक ब्रह्मा बाबा। यज्ञ के स्वरूप, वो स्वरूप अलग था। उसके बाद 69 से 2017 तक अव्यक्त बाप दादा का पार्ट चला। अब 2017 के बाद वो अव्यक्त बाप दादा को जो आगमन का पार्ट वो पूरा हो गया। अब हमें जितना हो सके इस समय बाबा के टचिंग को कैच करना है। उसके लिए हमारी बुद्धि की लाइन क्लियर रहना चाहिए, क्योंकि परिस्थिति अब विकराल होने वाला है। परिस्थिति आपको अच्छा हो जाए इसकी संभावना कम है, परिस्थिति बिगड़ना ही है, पांच तत्व उथल खाना ही है, संसार की हालत खराब होनी ही है। ऐसे समय हम सबको दो बातों के ऊपर विशेष मैं अपना ध्यान रखता हूँ और मैं सब भाई बहनों को आजकल बोलता हूँ। पहला, संसार की आत्माओं को सकाश देना। सकाश, जैसे अभी आपने देखा होगा अफगानिस्तान में भूकंप आया, फिर जैसे जम्मू कश्मीर में बाढ़ आया, कितनी ट्रेनें कैंसिल हो गई। तो इस तरह की घटनाएं बहुत बढ़ रही है और आगे बढ़ना ही है। हिमाचल में उधर जो पहाड़ी एरिया है वहाँ पर कितने गांव पानी में बह गए, डूब गए, कितने लोगों का डेड बॉडी नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसी परिस्थितियों में जो बाबा ने कहा है, बच्चे तुम्हें सकाश देना है, बाबा से किरणें लेना है, आत्माओं को देना है। ये सेवा संसार में कोई नहीं आएगा, किसी को करने नहीं आएगा। बाबा ने कहा है सरकार जो है कपड़ा दे सकता है, अनाज दे सकता है, धन दे सकता है, घर दे सकता है, मनोबल नहीं दे सकता। मनोबल नहीं दे सकता, वो वाइब्रेशन नहीं दे सकता, वो आएगा नहीं, वो कला ही नहीं किसी के पास। ये बाबा ने सिर्फ हम बच्चों को कला दिया, तो ये कला अपने अंदर विकसित करना है। 5 मिनट 10 मिनट बाबा से किरणें लेकर के सुबह शाम आत्माओं को देना है और अपने योग के चार्ट को धीरे धीरे बढ़ाते जाना है। 1 घंटा है तो 2 घंटा, 2 घंटा है तो 3 घंटा, क्योंकि दो बातें संसार में बहुत तेजी से हो रही है। पहला, डिप्रेशन, बहुत ज्यादा लोग डिप्रेशन में आ रहे हैं, डिप्रेशन तनाव में आ रहे हैं बहुत ज्यादा। तो ये डिप्रेशन और तनाव एक साथ बहुत फैल रहा है। और दूसरा, लोग अपने जीवन को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, असुरक्षित, डर, भय, भय बहुत हो रहा है, क्योंकि आत्माएं जो है शरीर छोड़ रहे हैं, उनको शरीर नहीं मिल रहा है, वो आत्माएं सब चारों तरफ फैल घूम रही है। उसका एक डर, अपने भविष्य का डर, और फिर इस तरह से कई प्रकार की भय, धन का भय, धन नहीं है तो भय, परिवार में भय। तो भयभीत नहीं होना है, अपने को निर्भय बनना है, शक्तिशाली बनना है और जितना हो सके अपने योग के चार्ट को बढ़ाते जाना है। जीवन है बहुत सुंदर है, ये हमारा जीवन है, ये 5,000 वर्ष के लिए नूंद होने वाला है और बहुत सुंदर समय से हम गुजर रहे हैं। इस समय का लाभ हमको लेना है। रोज मुरली सुने, रोज योग करें, श्रीमत पर चलें और सुबह से लेकर शाम तक अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखें। रात को सोने से पहले हाथ जोड़कर संसार की आत्माओं से माफी मांगे और सबको माफ करे, तो नींद अच्छी आएगी। क्योंकि आजकल ब्राह्मणों को भी कई लोग फोन आता है आजकल नींद नहीं आती है, तो ये नींद की भी प्रॉब्लम हो रही है। मैं सबको भाई बहनों को बताया करता हूँ, माफी मांगे और सबको माफ करे। मुझे आत्मा के द्वारा संसार में किसी भी जन्म में, किसी भी स्थान पर, किसी भी आत्मा को जाने अनजाने दुख मिला हो, कष्ट मिला हो, तो उन सभी से मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। और मुझे किसी ने कष्ट दिया हो, दुख दिया हो, तो उन सबको मैं माफ करता हूँ। ये संकल्प करके सोएंगे तो आपकी नींद भी अच्छी आएगी। बहुत बहुत सुंदर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया भाई जी। जी जी तो सभी भाई बहन ने आपने देखा कि कितने भाई जी ने हमको इतने शॉर्ट समय में अपनी पूरी जीवन कहानी बता दी। और हम समझ पा रहे हैं अब कि भाई जी ऐसे इस इतने सुंदर व्यक्तित्व लेकर कैसे चलते हैं। इनका दिल इतना साफ है और इतना श्रेष्ठ विचार रखते हैं। जैसे उन्होंने पहले बताया बचपन में कि आप सोशल वर्क करते थे, दूसरों को सहयोग देना इनका बहुत अच्छा नेचर था। ये इंसान को सरलचित बना देता है और बहुत ही मिलनसार बना देता है, जो हम आज देख पा रहे हैं भाई जी को। पर आज हम आपके
पूरे रिवाइंड करके हमने आपके जीवन को देखा भाई जी आपके मुख द्वारा। तो और प्लस दादियों के साथ कितना सुंदर अनुभव, कैसे विशेषता देखना लोगों में और किस प्रकार प्यार से प्रेम से ही हम किसी को शिक्षा देकर उनमें उमंग उत्साह भर देना, तो कभी मुख से कभी आएगा भी नहीं कि हम ना कैसे करें। तो कितनी सारी बातें, प्लस साथ साथ में भाई जी ने बहुत अच्छी पुरुषार्थ की बात बताई कि आज के समय में हमें योग करना है और व्यर्थ से मुक्त रहना है। और एक बहुत अच्छी बात बताई कि पैसे का लेन देन हमें ब्राह्मणों से और जितना हो सके अपने नज़दीकी से भी जितना कम हो उतना करते जाए और धीरे धीरे। और आज के समय के हिसाब से भाई जी ने बहुत सुंदर मैसेज दिया कि हमें माफ़ी मांगना है, जो आज के डेट में हम कितना कर नहीं पाते हैं, पर ये बहुत सुंदर विधि है कि इस संसार से अपने आप को लाइट करना और जैसे भाई जी ने बताया हिसाब किताब को कम करते जाना। तो ये माफ़ी मांगने से तो हमारे हिसाब किताब बहुत ही कम होंगे और बहुत फास्ट गति से कम होंगे। तो भाई जी मुझे बहुत अच्छा लगा, भाई बहनों को भी बहुत जी अच्छा लगा होगा। जी वो बहुत एंजॉय किए कि किस प्रकार आपके जीवन में आध्यात्मिकता और कितने सरल सरल तरीके से आपने अपना जीवन समर्पित भी कर दिया, धार्मिक विचार के थे पर तब भी कुछ कुछ आदतें थी। तो वो बहुत ही, जैसे आपने बोला कि मेरे में क्या विशेषता थी भाई जी आपने बताया, पर भगवान को चुनना था आपको, भगवान ने देखा आप में क्या विशेषता है, जो आज भाई जी कितनी सेवाएं कर रहे हैं। आप सभी यूट्यूब में हैं, सब कोई देख पा रहे हैं कि रोज मुरली का सार बताना, मुरली के 5 मुरली को पूरा पढ़कर 5 सारांश कर कर इतने शॉर्ट में मुरली को हमारे सामने रखते हैं और हर दिन कुछ ना कुछ अनुभव और शेयर करते हैं। तो भाई जी आपकी सेवाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और हम थैंक सब यू। भी बहुत लाभान्वित जी हुए आप सबके लिए, सब भाई बहनों की तरफ से आप सबको, आपको थैंक यू। बहुत बहुत ओम शुक्रिया। शांति। ओम शांति। शांति।